सुप्रभात बच्चों, मेरा चैनल रेणुबाला संस्कृत हिंदी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्ण की परिभाषा, वर्ण माला, वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमने ली थी। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण के भेद। तो वर्ण के जो भेद हैं, वर्ण के भेद, दो भेद है बच्चा, दो है। देखिए, एक स्वर है, स्वर जिसका उच्चारण स्वतः होता है। एक व्यंजन है, व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है? स्वरों की सहायता से। अब स्वर वर्ण जो है उसके भेद कई आधार पर किए जाते हैं। तो पहला वाला जो आधार है, देखते हैं हम। पहला वाला कौन सा आधार है? पहला नंबर कौन सा आधार है? उच्चारण में लगने वाले समय का आधार। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किसका भेद? स्वर, स्वर के भेद। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। वर्ण के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर का जब बंटवारा करने लगे तो क्या हुआ कि इसका बंटवारा, इसका जो भेद है वो कई आधारों पर होता है। तो पहला जो आधार है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद। तो इसी को हम लोग पहले पढ़ेंगे कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कौन कौन से भेद हैं। इसमें 3 भेद हैं। आप भूले नहीं तो मैं दोबारा लिख रही हूं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला हरस्व। देखिए हरस्व कैसे लिखते हैं? हरस्व, हर, ठीक है। तो ह में र लगाइए, ह के अंदर ही र लगाइए। ये देखिए यहाँ पे हर स्व ऐसे लिखिए, हरस्व, हरस्व, स्व, स्वर। ठीक। अब ये जो हरस्व होता है, हरस्व छोटा है, छोटा, ठीक है। तो इसके उच्चारण में क्या होता है? सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय, सबसे कम समय लगता है हरस्वर के उच्चारण में। इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। याद रखिए, मूल स्वर, म में बड़ा ऊ अला, मूल स्वर भी कहा जाता है। तो क्या है कि हरस्वर ही मूल स्वर है। अब इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या कितनी है भाई? मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, समझे? कौन कौन सा? अ, ई, उ और
री। ये देखिए, ये जो है ये छोटा वाला है, अ है बच्चा, आ नहीं है। आ रहने से वो दीर्घ में जाता, ठीक है ना। तो इसमें ये भी छोटी ह्रस्व, ठीक है। तो अ, ई, उ और री, ये जो चार हैं ये मूल स्वर है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है इसीलिए। अब देखिए, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं, प्रतियोगिता में प्रश्न आते हैं इस पर आधारित कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर ये चार हैं, अ, ई, उ और री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर दूसरा है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दीर्घ स्वर है दूसरा, दीर्घ। जैसा नाम है दीर्घ स्वर, ठीक है। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होगा। याद कीजिए कि मैंने बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी है। स्वर हमारे पास कितना है बच्चा, 11 है। स्वर कितने हैं, 11 है। अब इस 11 में से 4 माइनस कर दो, 7 बचेंगे। और उन 11 में से इनको हटा दो, वो हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो अ तो हट गया, तो आ हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ई, बड़ी ई दीर्घई जिसको कहते हैं वो, ऊ दीर्घऊ, ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, आ, ई, उ, री तो निकल गया है, तो ए, ऐ, सॉरी, ए, ऐ, ऐसा। देखो 1 2 3 4 5, अब क्या बचे, ओ और औ और आओ, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ओ, यहाँ पे ओ और औ, समझे। तो ये 7 और ये 4, 11 हो गए। और इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों, इसकी परिभाषा होगी कि जिसके उच्चारण में हरस स्वर से दो गुना, जिसके उच्चारण में हरस स्वर से दो गुना ज्यादा समय लगे उसे हम लोग दीर्घ संधि दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो भेद है, इसके 3 भेद हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। देख लीजिए कि पहला है हरस स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और अभी तीसरा जो होगा वो हमारा होगा क्या, प्लुत। प्लुत, उसकी परिभाषा क्या होगी। अब देखो यहाँ 2 गुना लिखे दीर्घ में, तो प्लुत में क्या लिखेंगे, 3 गुना, ठीक है। हरस स्वर से भी इसमें 3 गुना समय लगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, जब इसका उच्चारण करते हैं ना बच्चा, तो उसमें 3 गुना समय लगता है, और ओ के बगल में 3 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो प्लुत, प्लुत स्वर। तीसरा भेद जो है वो है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की परिभाषा मैंने क्या बताया कि हरस स्वर से उच्चारण में 3 गुना ज्यादा समय लगता है, उसको कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ओम, ऐसा,
ओ लिख दिए, ठीक है। ओ लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, 3, हिंदी में जो संख्या है 3, ओम, ऐसा, ठीक है। कई बार बोलते हैं हे, हे प्रभु, ऐसा। तो इसमें बच्चा ज्यादा स्वरों की उच्चारण में समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। हे प्रभु, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक। सॉरी, यहाँ पे छोटा ऊ होगा। आप लोग सिर्फ अभ्यास करते रहिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि पहला वाला जो था, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 स्वर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ह्रस्व पढ़ा, दीर्घ पढ़ा और प्लुत पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग कि अनुनासिकता, उच्चारण के आधार पर। अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, अनुनासिकता, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के आधार, अनुनासिकता अथवा अर्थात उच्चारण के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले क्या पढ़े थे कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अभी उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। तो उच्चारण के आधार पर ये 2 होते हैं, क्या, स्वर 2 होते हैं। पहला क्या है, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। नया नाम है ना, बहुत ही नया नाम है, हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही रहा है हिंदी साहित्य में, व्याकरण में। तो देखते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे ये है, जितने भी बच्चा स्वर हैं, स्वर जितने भी हैं, 11, 11 के 11 निर्नुनासिक कहलाते हैं। दूसरा है हमारा ख, क्या है, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। ये क्या होता है, अनुनासिक स्वर जिसके उच्चारण में हम लोग नाक का प्रयोग करते हैं। कई ऐसे वर्ण है ना, जब हम उच्चरित करते हैं, उनको बोलते हैं, तो क्या होता है, नाक से आवाज निकलती है। तो अनुनासिक स्वर का परिभाषा क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। क्या होगा, इसमें मुख लिख लीजिए और नाक। इसके उच्चारण में मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके उच्चारण में, अनुनासिक के उच्चारण में मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है। समझ गए, मतलब परिभाषा क्या होगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक दोनों का प्रयोग हो, उसको हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं या वर्ण कहते हैं।
ठीक, आगे चलते हैं। इसमें भी है बहुत सारा, देखो दिया हुआ है, सब में चंद्र बिंदु लगाओ। हाँ ठीक है, हाँ ऐसा, ई, ई, ऊ, ऊ। देखो अनुनासिक है तो चंद्र बिंदु आना स्वाभाविक है। आपको परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा कि आपका उच्चारण कैसा है, आप तथ्यों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बस इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको अभी बताने जाऊंगी, बहुत अच्छी बात है और बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात है। ठीक है ना। इसमें भी देखो, जो भी तुम हिंदी से रिलेटेड प्रतियोगिता दोगे ना, तो व्याकरण तो उसमें रहेगा ही सिलेबस में। तो व्याकरण में ना पूछा जाता है कि निर्नुनासिक स्वर कौन से हैं, तो 11 जो हमारे स्वर हैं वो हैं। और अनुनासिक स्वर की परिभाषा क्या है, तो जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है उनको क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। और इसमें अ, आ, ई ऐसा इसका उच्चारण होगा। ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे मात्रा। मात्रा जो हम लोग लगाते हैं ना, छोटी की मात्रा लगाओ, बड़ी की मात्रा लगाओ, ऊ की मात्रा लगाओ, हम लोग बच्चों को बोलते हैं ऐसा। तो ये मात्रा कब कैसे बदल जाता है, स्वर जो होते हैं ना, 11 जो हमारे पास स्वर हैं बच्चा, 11 जो स्वर हैं हमारे पास, उन्हीं का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। उनका बदला हुआ रूप। अब उनका बदला हुआ रूप कैसा होता है, उनका परिवर्तित रूप कैसा होता है, तो हम लोग देखेंगे। जो मात्रा है, मात्रा की परिभाषा क्या होगी, मात्रा, ये मात्रा की, देखो ये मात्रा की परिभाषा क्या होगी, स्वरों, स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, मात्रा। स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है, मात्रा, मात्रा कहलाता है। ठीक है। स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अब हमारे सोचो, अब मैं बताने जा रही हूँ तुम लोगों को, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल तरीके से उसको ध्यान से देखोगे ना तो बिल्कुल समझ जाओगे। अब जो हमारे 11 स्वर हैं उसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, अ, आ, ई, ई, ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। लिख लिया। अब गिन भी लेते हैं, 11 है कि नहीं, ये भी गिन लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। ठीक। अब कहते हैं कि इनको मात्रा के रूप में लगाओ, मात्रा के रूप में लगाओ। मात्रा के रूप में लगाने के लिए देखो, इसके नीचे तुम क लिखो, फिर तुम क लिखो, क ही लिखो ना, एक ही चीज लिखो। क, क से क्या कमल, क से क्या कर्तव्य, क से क्या कामना, क से क्या कौशल, स्किल। आज आज क्या है कि हर समय स्किल की बात होती है। ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में जब निपुण हो जाएगा तो वो उसका स्किल बन सकता है।
है ना। तो इसके नीचे भी क, और ये भी क और ये भी क हमने लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दिया। ठीक है। अब देखो इसका कोई भी मात्रा अलग से नहीं होता है, इतना याद रखेंगे। अब यहाँ आ है ना एक डंडा, तो यहाँ पे एक डंडा लगा देंगे। यहाँ पे छोटी है तो इधर से लगाएंगे, और यहाँ पे बड़ी है तो इधर से लगाएंगे। और यहाँ जो ये ऊ है बच्चा, छोटा है, छोटा ऊ इधर से होता है, और बड़ा ऊ जिसका पूंछ निकला हुआ है ये इधर से होता है। री कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। ए कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, ए की मात्रा। ये ए दो रहेगा ऊपर में, और ये ओ और ये औ, ये तो सभी को पता, दो लगा दो, ये सभी को पता है ना। ऐसा तो पता है, तो और भी हम लोग अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको क जैसे मैंने लिखा है, समझने का प्रयास करोगे बच्चा कि यहाँ पे क जैसे मैंने लिखा है तो इसमें ऑलरेडी स्वर है। स्वर नहीं रहने से स्वर रहित जब हम उसको दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? क हलंत जोड़ अ। जब अ लगता है, क हलंत लिख दिया मतलब इसमें स्वर नहीं है, क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वर के साथ मिलकर ही रहता है। स्वर ही स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन हमारा स्वतंत्र नहीं है। तो अब देखो यहाँ जो क है इसमें अब कुछ नहीं करना है, लेकिन आ की मात्रा जहाँ आया तो आ लगा दिया। ये छोटी ई की मात्रा जहाँ आया यहाँ लगा दिया, की हो गया। बड़ी ई की मात्रा लगाया तो की ऐसा हो गया। ठीक है। ये छोटा ऊ लगाया तो ऐसा हो गया, बड़ा ऊ लगाया तो कू हो गया। ठीक। और ये री लगाया तो क्री हो गया, री जैसा इसका उच्चारण है। ए के ऊपर लगाया तो के हो गया, इसके ऊपर लगाया तो कै हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे को हो गया, और यहाँ पे कौ हो गया। समझ गए? और एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, देखो ये भी गलती यहाँ पे बहुत जबरदस्त होती है कि अब बच्चा को लिखना है ऐसा। बच्चा कैसे लिखता है? ऐसा। मैं हर बार ये गलती कॉपी में मैं देखती हूँ। ठीक है। ऐसा ये नहीं करना है, क्योंकि ए जो है ना, ए ए ये स्वयं में न मात्रा है, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी वर्ण के ऊपर एक ही लगा सकते हैं हम। तो ये गलत है, याद रखना। किसी भी वर्ण के ऊपर हम एक लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे के लगा हुआ है, देखो के। ठीक। अब हमको ऐसा लिखना है तो एक ये मात्रा है, स्वर है, इसी के ऊपर एक ही देंगे और ये ऐसा ही लगाएंगे। समझे? ये वाला जो ऐसा है ना बच्चा, ये बिल्कुल सही है। समझे? और ये एकदम गलत है। ये व्यंजन के ऊपर हम लोग कै लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब एक स्वर का बात रहेगा, एक की ए के, तो ऐसे लगाएंगे। समझे? लेकिन ऐसा हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना बोलने से कि दो मात्रा है, तो दो मात्रा है, लेकिन एक ऑलरेडी स्वर यहाँ बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर एक ही लगाएंगे, ऐसा होगा। समझ गए? ठीक। अब देखो, अब एक प्रश्न तो आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो सभी लोग जानते हैं कि 11 है। ठीक है, 11 है, लेकिन जब पूछता है मात्राएं कितनी है तो क्या बताएंगे हम? इसमें देखो नहीं लगता है, तो इसमें मात्रा हम लोग 10 ही बताएंगे। मात्रा हम लोग क्या बताएंगे बच्चा? 10 बताएंगे। और स्वर कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। समझ गए? यही एक ऐसा अ का जो मात्रा है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। हम लोग उसका कैलकुलेशन जानते हैं कि क्या है ये,
स्वर व्यंजन के साथ मिला हुआ है। कोई भी वर्ण जब तक हम लोग उसमें स्वर नहीं लगाएंगे तो वो पूरा नहीं होगा। लेकिन जब पूछा जाएगा तो हम लोग मात्रा 10 बताएंगे और स्वर कितना बताएंगे, 11 हम लोग बताएंगे। समझ गए? अब इसके बाद आता है हमारा उच्चारण स्थान। क्या आज के लिए इतना ही काफी है ना? तो हम लोग छोड़ भी आ सकते हैं यहीं पे। ठीक है, तो अभ्यास करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।